हाय गाइस, वेलकम बैक। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा लर्निंग क्लासेस में। और मैं आज इस वीडियो पे बताने वाला हूँ क्लास 9 का चैप्टर 7 त्रिभुज। त्रिभुज जो चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है और 2 वीडियो डाल भी दिया है। तो त्रिभुज के बारे में एक वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो, उसमें त्रिभुज के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि त्रिभुज क्या है और टाइप्स ऑफ त्रिभुज। और सेकंड वीडियो में हमने बताया कि सर्वांग समता क्या है और त्रिभुजों में सर्वांग समता के बारे में भी बताया है। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। और आज इस वीडियो में बताएंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता की नियम या फिर कसौटियाँ। ओके, त्रिभुजों की जो सर्वांग समता की 5 नियम और कसौटियाँ हैं, उस 5 नियम को आज इस वीडियो में जानेंगे। और फर्स्ट नियम जो है हमने अगले वीडियो में बता दिया है, फिर भी इस वीडियो में रिकैप कर लेंगे, यानी कि थोड़ी बहुत मतलब उसका भी इस वीडियो में जिक्र कर देंगे ताकि पाँचों नियम एक ही वीडियो से आप सीख सकें। तो फर्स्ट नियम है हमारा, फर्स्ट नियम है SAS सर्वांग समता नियम। SAS सर्वांग समता नियम। S मतलब साइड, A मतलब एंगल और S फिर S मतलब साइड, यानी कि दो त्रिभुज, इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा। यानी कि ये देखिए दो त्रिभुज है, ओके, दो त्रिभुज, इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा जब इनका जो है साइड, यानी कि ये त्रिभुज ABC, PQ और R, SAS नियम के अनुसार दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा जब दोनों त्रिभुज का जो है साइड, यानी कि कोई भी साइड हो सकता है, AB बराबर हो PQ का और BC बराबर हो QR का, यानी कि संगत कोण जो संगत भुजा जो है बराबर होना चाहिए। और इन दोनों के बीच, यानी कि जो एंगल है, यानी इन दोनों भुजा के बीच जो यहाँ बिंदु बन रहा है, यानी फिर कोण बन रहा है, वही इन दोनों के अंतर्गत कोण बराबर होना चाहिए। तो दो भुजाओं के अंतर्गत कोण है, वही कोण जो है इस कोण B और कोण Q बराबर होना चाहिए। AB भुजा और PQ भुजा बराबर और BC भुजा और QR बराबर होना चाहिए। और इन दोनों भुजा के बीच जो, इन दोनों भुजा के अंतर्गत जो कोण बनेगा वो भी बराबर होना चाहिए, तभी जो है त्रिभुज सर्वांगसम होगा इस नियम के अनुसार। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांगसम साबित करने के लिए मतलब दो त्रिभुज में तीन चीज को बराबर होना पड़ता है, यानी कि SAS, यानी तीन चीज, साइड बराबर होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए और फिर साइड, यानी कि भुजा बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए और फिर भुजा बराबर होना चाहिए, और तब वो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, तो कहाँ से? तो SAS नियम से, SAS नियम से, सर्वांगसम नियम से। तो यहाँ से ये जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम सिद्ध हो गया। और कोई भी त्रिभुज अगर सर्वांगसम सिद्ध हो जाए ना, तो उस त्रिभुज का सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाता है। यानी कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जो संगत कोण, संगत अवयव जो बराबर हो चुका है, और ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, तो इसका जो कोण जो बचा हुआ है AC बराबर हो जाएगा PR के, PR, AC बराबर PR। और ये जो कोण है, कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण R के। तो कोण C बराबर कोण R, तो ये तीनों चीज़ भी बराबर हो जाएगा। तो ये कहाँ से बराबर हुआ? तो CPCT से, CPCT का अर्थ है कि सर्वांगसम त्रिभुज, जो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है, उस सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव के कारण, संगत अवयव, इसका अर्थ है कि संगत अवयव, जो तीनों चीज यहाँ संगत मतलब अवयव के कारण ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। और सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इस त्रिभुज का सभी कोण और सभी भुजा बराबर हो जाएगा CPCT के तहत, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव के कारण। ओके, तो समझ गए होंगे फर्स्ट नियम। अब चलते हैं सेकंड नियम पे, SAS सर्वांगसमता नियम। तो हमारा फर्स्ट नियम था SAS, यानी कि साइड एंगल साइड, और ये है एंगल साइड एंगल, यानी कि दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम सिद्ध होगा। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज हो चुका है, ABC, PQR। इस नियम के अनुसार दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम सिद्ध होगा जब एक त्रिभुज के
दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा, यानी कि दोनों कोणों के अंतर्गत वो भुजा होना चाहिए, तभी जो है ये इस नियम के अनुसार वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होगा। तो आप डेफिनेशन लिख लेंगे अपने से कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध होगा जब पहले त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, दो कोण और दोनों कोण और उनके अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा अगर बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए कोण बी और कोण सी, कोण बी कोण क्यू के बराबर और कोण सी कोण आर के बराबर, और इन दोनों के बीच का अंतर्गत भुजा है बी सी और इसका है क्यू आर। अगर इन दोनों, ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर अगर हो जाए तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हो गया सर। तो कहाँ से? तो ए एस ए से, ए एस ए नियम से, यानी सेकंड नियम से। ओके, तो ये जब सर्वांगसम त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इन दोनों त्रिभुज का सभी कोण और सभी भुजा बराबर हो जाएगा। वो कहाँ से? सीपी सीटी से, वो मैंने बता दिया है, वो आप अपने से कर लीजिएगा। तो इस नियम को भी आप समझ गए होंगे। ओके, ए एस ए यानी कि दो कोण, यानी पहले त्रिभुज का दो कोण और एक भुजा, उनके अंतर्गत भुजा, इन दोनों के बीच का जो भुजा है वही भुजा, और दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग तीसरे नियम पे। तो हमारा थर्ड नियम है ए ए एस सर्वांगसमता नियम। तो ए ए एस यानी एंगल एंगल साइड, यानी कोण कोण और भुजा। चलिए समझते हैं दो त्रिभुज के माध्यम से। तो इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम सिद्ध होगा जब दो कोणों के युग्म, यानी कि ये कोण बराबर होगा इस कोण के और ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये दोनों कोण अगर बराबर हुआ तो ये वाला जो इसके अंतर्गत जो भुजा है ये बराबर नहीं होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर चाहिए, यानी कि इन दोनों कोण के बीच का यानी अंतर्गत का जो भुजा वो बराबर नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए या ए सी बराबर पी आर होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम सिद्ध होगा। तो ये दो कोण तो बराबर हो चुका है। अब ले लेते हैं ए सी भुजा बराबर पी आर। तो इस त्रिभुज को करते हैं सर्वांगसम सिद्ध। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो कहाँ से? तो ए एस नियम से। तो ए एस यानी एंगल बराबर एंगल, बी कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, और ए सी बराबर पी आर। तो दो एंगल बराबर है और एक युग मतलब एक भुजा बराबर है, उनके अंतर्गत का भुजा नहीं, वो अंतर्गत के भुजा को छोड़कर वो दोनों भुजा में से कोई भुजा बराबर हो सकता है। तो ये भी आप इस नियम को भी समझ गए होंगे। और अगर त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तो इन सभी की मतलब हर एक कोण और हर एक भुजा दोनों त्रिभुज का बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव के कारण। तो अब चलते हैं फोर्थ नियम पे। तो हमारा चौथा नियम है एस 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 नियम, यानी साइड साइड साइड। तो ये बहुत ही आसान है, हमें मतलब इसको देखने से ही पता चलता है कि तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, यानी दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम सिद्ध होगा इस नियम के अनुसार जब उसका तीनों भुजा बराबर होगा, यानी ए बी सी पी क्यू आर। इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा जब पहले त्रिभुज का तीनों भुजा और दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजा अगर बराबर हो तो ये त्रिभुज सर्वांगसम होता है। तो संगत भुजा का मतलब क्या होता है? इस त्रिभुज को उठा के इसमें रखेंगे तो ये पूरी तरीके से ढक जाएगा, और ये जो है बी सी आएगा पी क्यू के ऊपर, ए सी आएगा पी आर के ऊपर, और बी सी आएगा क्यू आर के ऊपर। तो यही इसका संगत कोण हुआ। ओके, तो ए सी बराबर यानी कि ए सी बराबर पी आर होना चाहिए, और ए बी बराबर पी क्यू होना चाहिए, और बी सी बराबर क्यू आर होना चाहिए, तभी ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। तो अभी तो हम बराबर दिखा दिए समझाने के लिए। तो इस त्रिभुज को चलिए करते हैं सर्वांगसम। तो त्रिभुज ए
बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ओके, यहाँ संगत बोला है तो संगत में यहाँ पी क्यू आर ही लिखना। अगर यहाँ क्यू आर पी लिख दिए तो ये हो जाएगा गलत। ओके, तो संगत बोला है तो वह उसी को लिखना है जो यहाँ पे इस त्रिभुज को उठा के इसमें रखेंगे तो जिसके जगह पे आएगा जो उसी को लिखना है। ओके, तो जिस तरीके से यहाँ लिखे उस तरीके से पी क्यू आर वैसे ही शुरुआत करना है। तो ये त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया। तो किससे? एस 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 नियम से, यानी साइड 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 नियम से। तो अगर त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया, फिर से वही बात बोलेंगे कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाए तो उसका वो दोनों त्रिभुज का सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाता है। तो किस मतलब वहाँ कारण देना होगा, तो कारण दीजिएगा सीपी सीटी के तहत, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव के कारण। ओके, तो चलिए चलते हैं 5th नियम यानी 5वें नियम पे। तो हमारा 5वां नियम है RHS, तो इसको सबसे पहले मिटाते हैं। तो हमारा 5वां नियम है RHS सर्वांगसमता नियम। तो इस नियम के अनुसार दो त्रिभुज तभी सर्वांगसम होगा। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब इसमें हाइपोटेनस का बात है। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण, यानी कि ये दोनों त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। ओके, तो ये दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम सिद्ध होगा जब ये दोनों समकोण त्रिभुज होगा। और इन दोनों समकोण त्रिभुजों में हाइपोटेनस यानी कर्ण दोनों पहले त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये जो है ए बी सी पी क्यू और आर दोनों त्रिभुज तभी सर्वांगसम सिद्ध होगा जब दोनों त्रिभुज समकोण होगा और समकोण त्रिभुज में पहले त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर और पहले त्रिभुज का एक भुजा दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के बराबर होगा तो ये त्रिभुज जो है सर्वांगसम सिद्ध होगा। तो भुजा ये और ये ए सी बराबर पी आर और ए बी बराबर पी क्यू दोनों और एक है कोण बी बराबर कोण क्यू। तो तीन चीज़ बराबर हो गया तो ये त्रिभुज हो गया सर्वांगसम सिद्ध। तो क्या क्या बराबर हुआ कि दोनों का कर्ण सबसे पहले ए सी बराबर हुआ और पी आर बराबर हुआ, उसके बाद ए बी बराबर हुआ और इसका पी क्यू बराबर हुआ और दोनों का कोण जो है एक 90 है यानी समकोण है। तो दोनों का बी बराबर क्यू, तो कैसे समकोण है दोनों का, हो गया तो दोनों का कोण भी बराबर होगा। तो ये भी त्रिभुज हो गया सर्वांगसम सिद्ध, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो कहाँ से? RHS नियम से। ओके, और ये जो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया, फिर से मैं एक बात बता देता हूँ, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो दोनों त्रिभुज का सभी भुजा और सभी कोण बराबर हो जाएगा। तो इस पांचों नियम को आप समझ गए होंगे। और कौन सा नियम आपके समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।